हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ही आगे का पार्ट है। हम अपने आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वहाँ के राजा कौन थे, राजा के बारे में और वहाँ की सोसाइटी कैसी थी। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसे रिकॉल कर देती हूँ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को होता है, पेरिस में होता है। उस समय जो राजा थे उन्होंने सेना को ऑर्डर दिया था कि वो शहर में जाएं और शहर में सेना आती है तो जिससे लोगों के बीच ये अफवाह फैल जाती है कि उन पे आक्रमण करने आए हैं। तो लोग सेना से युद्ध करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस और बिल्डिंग पे आक्रमण करते ताकि उन्हें वो कुछ वेपन्स और आर्म्स मिल सकें। और इसी बीच में बैस्टाइल फोर्ट जो होता है उस पर भी आक्रमण होता है और बैस्टाइल फोर्ट पूरा तबाह हो जाता है, नष्ट हो जाता है और उसमें जितने भी कैदी बंदी रहते हैं वे वहाँ से भाग जाते हैं। चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लुइस 16 वहाँ के राजा रहते हैं। लुइस 16 जो रहते हैं वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं। वे जब राजगद्दी पर बैठते तो उनकी उम्र 20 साल रहती है और 1774 में राजगद्दी पर बैठते हैं, यानी 1774 में वो राजा बनते हैं। उनकी पत्नी का नाम मैरी एंटोनीट रहता है। वो एक ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस रहती है। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया ये दोनों अलग अलग देश हैं। ऑस्ट्रिया जो है एक छोटा सा देश है फ्रांस के बगल में, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कंफ्यूज नहीं होना है। लुइस 16 का जो राजमहल रहता है वो वर्सली नामक एक जगह पर स्थित रहता है और ये जो उनका राजमहल रहता है बहुत ही ज़्यादा भव्य, बड़ा, बहुत ही सुंदर रहता है। जब लुइस 16 राजा बनते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो राजसी खजाना है वो खाली है, फाउंड एम्प्टी ट्रेजरी। अब ये खजाना क्यों खाली है हम आगे पढ़ेंगे। आइए देखते हैं उस समय का सोसाइटी कैसा था। फ्रेंच की सोसाइटी जो थी उस समय 3 पार्ट में डिवाइड थी, कह सकते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में जो आते हैं क्लर्जी पीपल आते हैं, वैसे लोग पादरी वर्ग, जिसको हिंदी में कह सकते हैं पादरी वर्ग, वैसे लोग जो चर्च से रिलेटेड है, चाहे जिनका चर्च पर दायित्व है। दूसरे में आते हैं नोबल पीपल्स, नोबिलिटी यानी कुलीन वर्ग। और तीसरे में आते हैं आम आदमी, जनरल पीपल्स, जैसे हो गए फार्मर्स, वर्कर्स, एक्सेट्रा, ये सब आते थे। तो यहाँ जो पहला दो क्लास क्लर्जी और नोबल, ये लोग जो है रिच मैन थे, ये बहुत ज़्यादा अमीर थे। इनकी जनसंख्या जो रहती है कम रहती है, इनको टैक्स नहीं पे करना रहता है, ये पावरफुल रहते हैं और इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। इन्हें जन्म से ही कुछ अधिकार थे। अधिकार कैसे अधिकार, तो जैसे कि जो थर्ड क्लास के पीपल है ये इनके नीचे काम करेंगे, इनके मालिक रहेंगे, इनको कभी टैक्स पे नहीं करना है, एक्सेट्रा, ये सब। तो और इनके पास ये बहुत पावरफुल भी आदमी थे। और थर्ड क्लास में आते हैं, लगभग ये 90% ऑफ द पॉपुलेशन के थे, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, मगर इन्हीं को प्रिविलेजेस, कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिला हुआ था। ये इनको टैक्स अकेले ही पे करना रहता था और साथ ही साथ ये अपना सर्विस प्रोवाइड करते थे अपर दो क्लासेस को। सर्विस कैसे कैसे सर्विस, कुक के, वॉचमैन के, ड्राइवर का, एक्सेट्रा, इस तरीके के सर्विस ये प्रोवाइड करते थे। समझ लीजिए ना, हमारे सिस्टम जैसे हमारे हमारे रिलीजन में होता सबसे बड़ा ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर अनटचेबल्स आते हैं। तो उसी तरीके के ये भी था कि जो थे क्लर्जी थे सबसे ऊपर रहते थे, नोबेल पे आते थे। तो पहले पोप हो गए, जैसे क्लर्जी हो गए, फिर राजा, फिर नोबेल्स, फिर नाइट्स, ऐसे होते थे। तो इन लोग के पास जो था पावरफुल, ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अब इसी बीच हम देखते हैं कि एक मिडिल क्लास पीपल आते हैं। मिडिल क्लास पीपल जो थे वो थर्ड क्लास पीपल से बिलोंग करते थे। वे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जैसे कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर में काम करते थे, ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स थे। अब जबकि वो पढ़े लिखे थे तो वो एक ऐसे सोसाइटी की मांग करते हैं जहाँ इक्वालिटी हो। उस समय सोसाइटी में क्या था, इनइक्वालिटी था। एक तरफ जहाँ अमीर व्यक्ति है वो अपना आराम लग्जरियस लाइफ जी रहा है, उसको कोई टैक्स पे नहीं करना। एक तरफ दूसरी ओर जो गरीब व्यक्ति है उनकी तो दयनीय स्थिति है ही, प्लस उनको टैक्स पे करना है, सर्विस भी प्रोवाइड करना है। तो ये जो है ना सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट कर दे रहा था। तो वही जो मिडिल क्लास पीपल थे, एजुकेटेड पीपल थे, वो ऐसा सोसाइटी चाहते थे जहाँ पे सभी लोगों को एक समान की तरह ट्रीट किया जा सके और हर कोई को इक्वली ट्रीट किया जाए। इसीलिए इन्होंने मिडिल क्लास पीपल ने ही सबसे पहले
राजा के इस बिहेवियर के कारण इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाई थी। मिडिल क्लास के बारे में भी हम आगे में पढ़ेंगे। थिथिस क्या था? थिथिस अ काइंड ऑफ टैक्सेस था जो चार्ज बाय चर्च फ्रॉम पेजेंट और थर्ड स्टेट। ये जो था एक तरीके का टैक्स था जो चर्च जो थी वो आम जनता से, पेरिस की आम जनता से टैक्स चार्ज करती थी। ये कितना टैक्स चार्ज करती थी? 1/10 ऑफ द प्रोडक्शन चार्ज करती थी। और टैली, टैली क्या है? अ डायरेक्ट टैक्स चार्ज बाय द गवर्नमेंट। और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो भी आम जनता से टैक्स चार्ज करती थी, तो वो टैक्स था, उसको टैली बोलते थे। अब देखिए, जो यहाँ की जो थर्ड क्लास के पीपल थे उनको बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। पहला टैक्स जो चर्च को देना, दूसरा गवर्नमेंट को देना। इसके अलावा गवर्नमेंट और भी कंजम्पशन गुड्स पे टैक्स चार्ज करती थी, जैसे हो गया टोबैको वगैरह, उस पर भी टैक्स चार्ज करती थी। फ्रेंच का सोसाइटी जो था उस समय फ्यूडल सोसाइटी था, मतलब जिसको सामंतवाद कहते हैं। अब फ्यूडल सोसाइटी क्या था ये समझाते हैं। समझ लीजिए एक राजा है, चाहे वैसा आदमी, अमीर व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, बहुत सारी जमीनें हैं। अब उसके पास जमीन इतना है तो उसको मेंटेन करने भी चाहिए, उसको देख रेख करने भी चाहिए, तो जो कि वो अकेले नहीं कर सकता है। तो उस जमीन की देख रेख करने के लिए राजा, समझिए कि राजा जो है अपना एक मैनेजर अपॉइंट करता है। तो मैनेजर को उस समय फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता था। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उस जमीन को छोटे छोटे टुकड़े को जमींदार को देते हैं। और जमींदार जो है इसी जमीन पर फार्मर्स ये सब से खेती करवाते थे, और इसके बदले में इन लोगों को, राजा को टैक्स देना पड़ता था। तो ये था फ्यूडलिज्म, सामंतवाद था। जो राजा के पास जमीन था वो राजा अपना जमीन में अपने मैनेजर फ्यूडल लॉर्ड्स को देता था, और वो जमींदार को देता, और जमींदार उस जमीन पर खेती करवाता था आम जनता से, वहाँ की जो थर्ड क्लास के पीपल्स थे उनसे काम करवाता था। ठीक है, आइए हम अपना देखते कि हमारा जो ट्रेजरी था वो एम्प्टी क्यों था, खाली क्यों था। जब राजा लुई 16 राजा बनते हैं तो उनकी जो ट्रेजरी थी, उनका राज खजाना था, वो खाली क्यों था। लॉन्ग ईयर वॉर होता क्या है, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पहले से ही दुश्मन रहते हैं, उन दोनों के बीच युद्ध चलते रहता है। तो जो युद्ध चलता है तो युद्ध में हमको बहुत सारे, जैसे युद्ध है तो अब खर्चे भी तो बहुत होंगे, उसके लिए वेपन्स चाहिए, वहाँ की जो सेना गई है उसके आपको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है एक्सेट्रा। तो ये सब जो भी करना है तो वो कहाँ से इन सब के लिए फंड जाता था, यह ट्रेजरी से, वही राजसी जो खजाना से ही इन सबको फंड प्रोवाइड किया जाता था। फ्रांस हेल्प अमेरिका टू गेट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन जो था अमेरिका का भी दुश्मन था और फ्रांस का भी दुश्मन था, इसलिए फ्रांस जो है अमेरिका की हेल्प करती है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ताकि वो ब्रिटेन से आज़ाद हो सके। क्यों हेल्प करती है? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए फ्रांस जो है अमेरिका की हेल्प करती है ताकि ब्रिटेन से अमेरिका आज़ाद हो सके। यहाँ लिखा है ना, हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखिए, फ्रांस जो है हेल्प कर रही है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, ब्रिटेन से हेल्प करती है। तो इनको हेल्प करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो भले ही अपने पास पैसा हो चाहे ना हो, फ्रांस ने हेल्प किया। तो फ्रांस हेल्प किस तरीके से करती, तो वो दूसरे से लोन लेके अमेरिका को हेल्प करती है। ठीक है, अब वो लोन जब लेती है तो लोन का इतना ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है कि 2 बिलियन लीवर से भी ज़्यादा हो जाता है। लीवर क्या था? करेंसी यूनिट था जो उस समय चलता था। जैसे अभी हमारे देश में रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, उसी तरीके से उस समय लीवर था, करेंसी यूनिट जो फ्रांस में चलता था। तो होता क्या है कि जब फ्रांस जो है बाहर से लोन लेती है और लोन का अमाउंट 2 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्रांस पे कर्ज और बढ़ जाता है और फ्रांस जो है कर्ज में डूब जाती है। अब जो लेंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वे अपने लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया तो मेरे खर्चा भी बढ़ गया। और जो था राजा का जो महल था, राजमहल बहुत ज़्यादा बड़ा था जो वर्सली में था, अब वो बड़ा है तो जितना बड़ा रहेगा उसको मेंटेन करने के लिए भी मेंटेनेंस कॉस्ट हमें बहुत चाहिए होते थे। जैसे
अब उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ की साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई, हर एक चीज़ उसको वैसे ही सुंदर दिखने के लिए सही मेंटेन, ताकि उसकी भव्यता कम ना पड़े, तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होते थे। उसमें भी हमारे खर्चे होते थे। तो सब खर्च जो है कहाँ से जा रहे थे, वही राजा के जो राजसी खजाना था उसी से जाते थे। और ये सब तो अलग, और प्लस रेगुलर एक्सपेंसेस, जो मान लीजिए अब वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, राजा का दरबार में जो मंत्री है, सेना है, उन सबको पेमेंट करना, उन सबको देना है, तो उन सबकी सैलरी प्रोवाइड करनी, तो वो सब कहाँ से जाता था, वो सब यही राजसी जो खजाना था उसी में से, खजाना में से ही सबको पेमेंट किया जाता था। तो हो क्या रहा था उस समय कि खजाना में से रिसोर्सेज जो है सिर्फ बाहर जा रहे थे, रिसोर्सेज अंदर आने का कोई सोर्स नहीं था। एक तरफ से कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ से निकल रहा है, और आने का सोर्स सिर्फ जो था एक था, वो टैक्स था। और टैक्स जो था वो कौन, सिर्फ थर्ड क्लास पीपल देते थे, जो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा उनकी हालत दयनीय स्थिति थी, वो क्या टैक्स पे कर सकते थे, तो सिर्फ उन्हीं को टैक्स पे करना रहता था। तो यानी कि सोर्सेज ऑफ इनकम जो है हमारे पास लिमिटेड है, और यहाँ एक्सपेंसेस का सोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो कम आ रहा था और जाने का बहुत ज़्यादा था। तो राजा देखते कि जो हमारा खजाना है वो खाली हो रहा है, तो राजा इसे क्या करता है कि रेट ऑफ टैक्स जो है उसको और बढ़ा देता है। अब टैक्स बढ़ाने से क्या होता है कि वहाँ की जनता जो है बहुत और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। क्यों गुस्सा हो जाती है? पहले तो है अकेले टैक्स उन्हीं को पे करना, प्लस अपर टू क्लासेस को सर्विस उन्हीं को प्रोवाइड करना, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कुछ भी अच्छी नहीं है। टैक्स रेट कम करने की जगह राजा जो है टैक्स रेट और बढ़ा देते हैं, जिसके कारण वो वहाँ की आम जनता और आक्रोशित हो जाती है, राजा से और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इससे क्या हो रहा है ना कि एक तरफ जो है अमीर और अमीर बढ़ते जा रहे हैं, और गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में इनइक्वालिटी ये क्रिएट कर दे रहा है कि एक क्लास जो है, एक तो है पहले से जो अपर टू क्लासेस है, वो उनको बर्थ से ही बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, टैक्स भी नहीं पे करना, और अपनी ज़िंदगी वो लग्जरियस वे में जीते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। जितना भी बर्डन है सारा जो थर्ड क्लास पीपल पे है, उनको टैक्स भी पे करना, सर्विस भी प्रोवाइड करना, तो इससे भी और ज़्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सब्सटेंसेस क्राइसिस, कि सब्सटेंसेस क्राइसिस क्या था। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पढ़िए। और हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा एम्प्टी ट्रेजरी रीजन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। और इस टॉपिक, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इस टॉपिक के नोट्स का PDF आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एक बार वहाँ जाकर ज़रूर चेक करें। इससे क्या होगा कि इससे आपका टॉपिक और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सारे टॉपिक जितने डाउट्स अगर होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपके टॉपिक पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा।